जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके ग्रो कराने का इंतजाम नहीं किया गया तो फिर जिंदगी मुश्किल होने वाली है बाबू मोशाय। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा मोड़ा ही सही कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्ट किया जाए। खुद सरकार भी यही चाहती है, तभी तो वो ऐसी कई स्कीमें चला रही है जिसमें कम या औसत कमाई वाले लोग भी डिपॉजिट करके थोड़ी बहुत ही सही कमाई कर सकें। ऐसी ही एक स्कीम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है जिनकी औसत कमाई है, ताकि कम रकम में भी उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डाली जा सके। इसका एक और फ़ायदा है, इन्वेस्ट करने वालों को टैक्स पर भी छूट मिल रही है। तो मालामाल वीकेंड में आज का एपिसोड इसी स्कीम के बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं मालामाल वीकेंड। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, डिटेल में प्रवेश करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। ये एक फिक्स्ड रिटर्न स्कीम है, प्लस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है। और चूंकि ये स्कीम सरकार चला रही है, इसलिए आपके पैसे कोई लेकर भागेगा नहीं, इसकी गारंटी भी मिलती है। इस स्कीम के दो फायदे हैं, एक तो बचत पर बेहतर रिटर्न मिलता है और दूसरा लोगों का सेविंग्स की दुनिया से वास्ता पड़ता है और वो धीरे धीरे करके अन्य इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं उसे भी समझना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले एफडी के अलावा किसी और इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं किया है, करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एनएससी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कितना रिटर्न मिल रहा है ये आगे बताएंगे, फिलहाल ये जानते हैं कि ये स्कीम है किसके लिए। आवेदक जो है वो भारतीय होने चाहिए। दूसरा, उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, माने कोई भी भारतीय, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र में इसमें निवेश कर सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चे हैं, उनके गार्जियन एनएससी में खाता खुलवा सकते हैं। चूंकि ये स्कीम इंडिविजुअल्स के लिए है, इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, ट्रस्ट, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां यानी PLCs एनएससी में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI भी एनएससी खरीदने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम में मेनली दो तरह के खाते खुलवा सकते हैं, सिंगल और जॉइंट। सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट, अगर कोई वयस्क अपने लिए डिपॉजिट कर रहा है या किसी माइनर के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट खुलवाना होगा। कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो भी सिंगल होल्डर अकाउंट खुलवा सकता है। फिर आता है जॉइंट अकाउंट। अगर पति पत्नी के साथ मिलकर या फिर बच्चों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। अब आपको जॉइंट अकाउंट में भी दो ऑप्शन मिलेंगे, जॉइंट A टाइप अकाउंट और जॉइंट B टाइप अकाउंट। जॉइंट A टाइप अकाउंट में किसी एक लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में जो बाकी अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें बराबर पैसे मिलेंगे, और जॉइंट B टाइप है तो सिर्फ एक ही लाभार्थी को पैसे मिलेंगे। अब बारी है निवेश प्रक्रिया की। वैसे तो ये स्कीम पोस्ट ऑफिस चला रहा है तो जाहिर है कि पोस्ट ऑफिस में जाकर एनएससी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नज़दीकी बैंकों में भी इसकी सुविधा अवेलेबल है। एनएससी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से खरीदा जा सकता है। अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर सारी प्रक्रिया पूरी करने में कंफर्टेबल हैं तो मैनुअली यानी खुद जाकर एनएससी खरीद सकते हैं। इसे पासबुक मोड भी कहते हैं। और अगर इंटरनेट चलाने में कंफर्टेबल हैं तो घर बैठे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाना होगा। एक एक करके आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट और उसमें इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस चाहिए होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नेट बैंकिंग खोलकर लॉगिन कर लीजिए। उसमें जनरल सर्विसेज के अंदर सर्विस रिक्वेस्ट वाले कॉलम पर जाना होगा। फिर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद एनएससी अकाउंट ओपन एंड एनएससी अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट भरना होगा, साथ में जिस खाते से पैसे डिडक्ट होने हैं उसकी भी डिटेल भरनी होगी, तभी पैसे कटेंगे। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर यानी कि नियम और शर्तों वाले बॉक्स पर एक टिक लगाना होगा। ट्रांजैक्शन के लिए पासवर्ड भरें, सबमिट बटन दबाएं। ट्रांजैक्शन पूरी होते ही एक रसीद डाउनलोड हो जाएगी। बगल में आपको अकाउंट्स लिखा दिख रहा होगा, उस पर जाकर अपने एनएससी अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारियां आप देख सकते हैं।
अब आते हैं ऑफलाइन प्रोसेस पर। अगर इंटरनेट वगैरह से वास्ता नहीं है या फिर आपको ऑनलाइन चीज़ें करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऑफलाइन मोड भी दिया हुआ है। आपको जाना होगा नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच, जाकर NSC एप्लीकेशन फॉर्म मांग लीजिए। इसमें आपको आवेदक का नाम, पति, पिता, माता का नाम, जन्म की तारीख, आधार नंबर, पैन नंबर, पता वगैरह भरना होगा। अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसी तरह बाकी दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स भी भरनी होगी। आईडी के लिए आधार कार्ड ले जाना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सीनियर सिटीजन आईडी या फिर कोई भी सरकारी आईडी दे सकते हैं। फॉर्म के साथ आपको KYC डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी लगानी होगी। शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ला सकते हैं। फॉर्म का कामकाज पूरा कर लेने के बाद साथ में जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है वो दोनों चीज़ें जमा कर दीजिए। बैंक आपके फॉर्म की जांच करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स सही रहते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आपके नाम पर एक NSC सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। एक दूसरा रास्ता भी है, आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए हाथों से भरकर और उसको बाद जाके ब्रांच में जमा कर दीजिए। आपकी मेहनत थोड़ी और बच जाएगी और आप बैंक की भीड़ भाड़ से भी दूर रहेंगे। आपकी सुविधा के लिए NSC से जुड़े जो भी फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। NSC में न्यूनतम निवेश की सीमा जो है वो 1000 रुपये है। उसके बाद आप 100 रुपये के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 1000 तक, इस तरह से। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, मतलब जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। NSC की खरीद पर भी कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति जितने चाहें उतने NSC खरीद सकता है। NSC एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है और स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर सरकार हर 3 महीनों पर ब्याज तय करती है। जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम में फिलहाल 7.7% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि अगली तिमाही में ब्याज दर बढ़ गई तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दर मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट खरीदते समय NSC पर जो ब्याज दर चल रही है अगले 5 सालों तक वही ब्याज मिलेगी। यानी अगर आपने NSC में अभी निवेश किया तो अगले 5 सालों तक आपको 7.7% की दर से ही रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा ये ब्याज की जो रकम है वो सालाना आधार पर कंपाउंडेड होती रहती है, मतलब कि साल खत्म होने तक जो ब्याज बनेगा वो खुद ब खुद आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जाएगा और अगले साल उस टोटल रकम पर ब्याज मिलेगा। इसी तरह 5 साल आपके ब्याज के पैसे अपने आप इन्वेस्ट होते रहेंगे और उस पर ब्याज जुड़ता जाएगा। एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लेते हैं आपने पहले साल 10,000 रुपये जमा किए हैं और उस टाइम आपका चल रहा है 7.9% का रिटर्न, उदाहरण के लिए। तो इस हिसाब से आपको 790 रुपये का ब्याज मिलेगा और आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 10,790 रुपये। अब दूसरे साल आपको इस नए अमाउंट पर ब्याज मिलेगा, यानी 10,790 रुपये पर 7.9% की दर से ब्याज मिलेगा, यानी 852 रुपये 41 पैसे, और टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 11,642 रुपये 41 पैसे। इस पर अब तीसरे साल आपको 7.9% का ब्याज मिलेगा, जो बनेगा 919 रुपये 75 पैसे के करीब। टोटल रकम हो गई अब आपकी 12,562 रुपये 16 पैसे। अब इस पर चौथे साल फिर से 7.9% का ब्याज मिलेगा, करीबन 992 रुपये 41 पैसे, और टोटल हो गए आपके 13,554 रुपये 57 पैसे। अब 5वें साल इस पर 7.9% के हिसाब से ब्याज बना 1,070 रुपये 81 पैसे, और आपकी टोटल जो डिपॉजिट की रकम है वो हो गई बढ़कर 14,625 रुपये 38 पैसे। यानी 5 सालों में आपको 10,000 के जमा पर 4,625 रुपये का फायदा। हर साल आपके खाते में ब्याज के पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं, इसके लिए आप चाहें तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से ब्याज का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ब्याज का हिसाब किताब समझ लिया, लेकिन अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये पैसे हम निकाल कब सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बताते हैं, NSC का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। FD या फिर अटल पेंशन या फिर NPS की तरह 5 साल के बाद मैच्योरिटी होने पर NSC में रीन्यू कराने का ऑप्शन नहीं है। अगर NSC में आगे और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नया NSC फिर से खरीदना होगा। विड्रॉल की एक अलग प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी होगी, उसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अगर बीच में ही सर्टिफिकेट खो गया तो, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में डुप्लीकेट NSC के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको भरना होगा डुप्लीकेट सेविंग सर्टिफिकेट फॉर्म। ये फॉर्म भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। इस फॉर्म में सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, खाते में पड़ी रकम, NSC इशू करने वाले ब्रांच का नाम, सर्टिफिकेट इशू करने की तारीख, पुराना सर्टिफिकेट कैसे खोया है उसकी डिटेल बतानी होगी। अगर आपने सर्टिफिकेट खोने की सूचना पुलिस को दे दी है तो आपका ही फायदा होगा, आपके एप्लीकेशन में थोड़ा वजन आ जाता है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है।
5 साल पूरे हो गए, बधाई हो, लेकिन इसके बाद पैसे खुद चलकर आपके पास नहीं आने वाले हैं। खाते से पैसे निकालने के लिए आपको क्लोजर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मैच्योरिटी के बाद एनएससी को किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर भजा सकते हैं। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर खाता खुलवाया था वहीं पर इनकैश होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा क्लोजर फॉर्म में तारीख, अपना नाम, जिस ब्रांच में खाता खुलवाया था उसका पता, बैंक अकाउंट नंबर, कितनी रकम निकालनी है, ये सारी चीज़ें भरकर जमा कर दें। ये भी बताना होगा कि आपको पैसे डिमांड ड्राफ्ट से चाहिए या चेक से या फिर सीधे खाते में। अगर दूसरे ब्रांच में जाकर एनएससी भजा रहे हैं तो आपको फॉर्म 2 क्लोजर फॉर्म या एनएससी इनकैशमेंट फॉर्म जो कह लें, उसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी अलग से देनी होंगी, जैसे कि सीरियल नंबर, इशू डेट, पूरा नाम, रजिस्टर्ड और करंट एड्रेस। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, ओरिजिनल एनएससी सर्टिफिकेट, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो चुका है तो डुप्लीकेट एनएससी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, जो इंसान पैसे रिसीव कर रहा है सर्टिफिकेट पर उसका भी साइन होना चाहिए। एनएससी के कुछ और फायदे भी हैं। इस सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर लोन भी उठा सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास इन एनएससी को गिरवी रखकर लोन उठाया जा सकता है। ये लोन अमूमन पर्सनल लोन के जो मोटे इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे सस्ते होते हैं। इसके लिए भी एक अलग फॉर्म आता है जो अगेन आपको पोस्ट ऑफिस ब्रांच पर मिल जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहे हैं उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होगा। इस प्रक्रिया के लिए पोस्ट ऑफिस कुछ चार्ज भी लेता है आपसे, तो अप्लाई करने से पहले एक बार वो चार्ज के बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। एनएससी में मिलने वाले ब्याज पर पोस्ट ऑफिस कोई टीडीएस नहीं काटते, बल्कि खाता धारक के हाथ में जाने के बाद उसे कमाई मानकर इनकम टैक्स की दर से टैक्स लिया जाता है। हालांकि शुरू के 4 सालों में ब्याज पर जो रकम मिली है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल आखिरी साल यानी कि 5वें साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर ही इनकम टैक्स की दर से आपको जो टैक्स बन रहा होगा वो देना पड़ेगा। एनएससी में मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 1.5 लाख तक के जमा पर आपको एटीसी के तहत कोई टैक्स नहीं देना बनेगा। ये तो हो गया कि मैच्योरिटी वाला केस, मतलब 5 साल तक आपने जमा रखे पैसे और उसके बाद आपको पैसे निकालने हैं तब की प्रक्रिया। लेकिन मान लेते हैं किसी आपदा विपदा में पैसों की पहले ही ज़रूरत पड़ जाए और आपको खाते से पैसे निकालने हो तब। ऐसे परिस्थितियों के लिए भी नियम बने हुए हैं। उसके मुताबिक कुछ तय स्थितियों में ही जमाकर्ता समय से पहले खाते से पैसे निकाल सकता है। वो सिलेक्टेड सिचुएशन कौन सी है जानते हैं। पहला, अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में दूसरे अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो एनएससी को कंटिन्यू कराना चाहता है या फिर बंद कराना चाहता है। अगर दोनों खाता धारकों की मौत हो गई है तो नॉमिनी या कानूनी वारिस जो भी हकदार है उसके नाम पर खाता ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी खाता धारक ने इस सर्टिफिकेट पर लोन उठाया है तो और डिफॉल्ट कर गया है और जब्ती होनी है, उस स्थिति में भी एनएससी प्री क्लोज किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से एनएससी बंद कराने का कोई आदेश हो तो इन स्थितियों में एनएससी में जमा पैसे को मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर ऊपर दी हुई स्थितियों में खाता बंद हो रहा है तो कितना ब्याज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसका भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एनएससी खरीदने के पहले साल के अंदर खाता बंद हो रहा है तो ब्याज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मूलधन लौटाया जाएगा। अगर 1 साल के बाद और 3 साल के अंदर स्कीम बंद करा रहे हैं तो ब्याज मिलेगा, मगर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट पर जो तय इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। और अगर 3 सालों के बाद एनएससी बंद करा रहे हैं तो मूलधन प्लस ब्याज से जो भी रकम मिली है वो आपको लौटा दी जाएगी। एनएससी अकाउंट को एक खाता धारक से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। किन किन स्थितियों में बताते हैं। पहला, सिंगल अकाउंट होल्डर के केस में अकाउंट होल्डर और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के केस में सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो पूरे पैसे कानूनी वारिस या फिर नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दूसरा केस, जॉइंट अकाउंट है और पहले खाता धारक की मृत्यु हो गई और बाकी अकाउंट होल्डर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो खाता उनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, कोर्ट ने एनएससी ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया हो। चौथा, या फिर एनएससी को गिरवी रखकर लोन लिया गया है और लोन रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं तब भी एनएससी ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंगल अकाउंट के केस में अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो गई है तो उस केस में उन पैसों पर नॉमिनी का अधिकार होगा। नॉमिनी को फॉर्म 2 यानी अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर देना होगा। फॉर्म के साथ में डिपॉजिटर का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नॉमिनी की भी डेथ हो गई है तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट साथ में देना होगा। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो जीवित नॉमिनीज को डिपॉजिटर की तरफ से जिस अनुपात में रकम के बंटवारे का परमिशन दी गई है उसी अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। अगर कोई तय अनुपात नहीं है तो सभी नॉमिनी में अमाउंट का बराबर बंटवारा कर दिया जाएगा।
अगर जीवित नॉमिनी माइनर है उसके केस में खाते के पैसे माइनर के गार्जियन को दे दिए जाएंगे। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है और उसने कोई नॉमिनी नहीं बनाया था, इस केस में अकाउंट ऑफिसर 6 महीने तक डिपॉजिटर के विल या फिर उसके सक्सेशन प्लान का वेट करेगा। 6 महीने तक कोई दावा नहीं आता है, उस केस में 5 लाख से कम रकम होने पर केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास जो भी शख्स डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगा उसे पैसे दे दिए जाएंगे। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि एनएससी से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा टॉपिक है जिसमें आप बहुत उलझे हुए हैं और हमसे डिटेल में समझना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।